जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। राजेश राम, माननीय विधायक औरंगाबाद कुटुंबा, बिहार विधानसभा, आज हमारे साथ है और कुछ सवाल बिहार की राजनीतिक और बिहार की वह कांग्रेस के बारे में भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। पहले विधायक जी से पूछते हैं कि अभी की वर्तमान नीतीश की सरकार में आप कोलिशन साझीदार हैं। कब कांग्रेस की सरकार बिहार में बनेगी, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या क्या तैयारी कर रही है? देखिए, आपने जो सवाल किया कि बिहार में अभी की सरकार का क्या कार्यकाल है, तो मुख्यतः मैं दो चीज़ बता दूं कि पहला कार्यकाल में जो हम लोग आए हैं गठबंधन में, महागठबंधन जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो है 7 दल मिल करके और वहाँ पे सरकार चला रहे हैं। अभी हम लोग को बिहार में मुख्य मुद्दा है कि हम रोज़गार 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात आई है, जिसमें हम लोग युवाओं को रोज़गार भी देना शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में है, पंचायती राज में है। तो ये सब बोल करके सबसे मुख्य एजेंडा हम लोग का ये है कि बिहार में जो रोज़गार का जो अवसर हो वो युवाओं को मिले। दूसरा संदर्भ में ये है कि हम बिहार राज्य में शेष झारखंड बंटने के बाद हमारे पास संसाधन की बहुत कमी रही। तो उस संसाधन में हम लोग अभी हमारा जो बजट आया है, पिछले ग्रोथ रेट था हमारा जो है 10, अभी हम लोग जो है विकास दर जो निर्धारित कर रहे हैं बजट सत्र में, वो लगभग हम लोग 12 पर ले जाएंगे। और मुख्यतः बजट का जो मुख्य बिंदु है उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं की रोज़गार से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। खास करके पुलिस आधुनिकीकरण का जो है चल रहा है। प्लस हम लोगों ने जो पिछले प्रथम महागठबंधन के जब कार्यकाल चल रही थी, तो उस समय हम लोगों ने शराबबंदी के लिए संकल्प लिया था। आज पूर्णतः सफलता के तौर पर जो है हम लोग का शराबबंदी कार्यक्रम चल रहा है। तो इसलिए जो है हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, कम संसाधन में हमारा जो संसाधन जो केंद्र सरकार के झारखंड में भी ऑलमोस्ट वही है कि हम राज्यांश जो हमारा है, उस राज्यांश में जो केंद्रांश है, जो हमारा हिस्सेदारी राज्यों का होती है, वो केंद्र प्रायोजित जिस भी योजनाएं हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी चाहे झारखंड के भी कर लें या मेरा राज्य बिहार का भी कर लें, तो दोनों का राज्यांश में कमी आई है। तो ये करते हुए यदि झारखंड विकास कर रहा है या बिहार विकास कर रहा है, तो झारखंड में भी तो हमारा ही सरकार है। तो यहाँ भी हम आए हैं तो देख रहे थे कि काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ झारखंड से ही, हजारीबाग सन कोलंबस है, तो काफ़ी मैं परिवर्तन देखा हूँ। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के जनता बहुत ही निस्वार्थ है, बिहार के भी जनता बहुत ही निस्वार्थ है। ये लोग वोट बहुत सोच समझ के देते हैं, और लेकिन जो अवसर हम लोग को केंद्र से मिलना चाहिए, जो योगदान मिलना चाहिए, शायद हम लोग को नहीं मिल रही। सर, अभी बात विकास की बात तो होते रहे, लेकिन सबसे अधिक अभी जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि बिहारी जो मजदूर है उसको साउथ में मारा जा रहा है, और ये क्यों? इसके लिए सरकार पूरी तरह उदासीन है। तेजस्वी यादव ने कुछ डेलीगेट भेजा है, लेकिन क्या कारण है कि बिहार के मजदूर कितना? देखिए, ये साबित हो चुकी है, चूँकि हमारे जिस समय विधानसभा चल रही थी उसमें विपक्ष खास करके भाजपा द्वारा बहुत टारगेट किया गया कि वहाँ पे मारा गया था, पीटा गया। लेकिन वहाँ के गवर्नर का आप स्टेटमेंट देखिए कि इस तरह के कोई वाकया नहीं हुई है। हमारे बिहार राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लेवल से बात हुई है। ये विशुद्ध रूप से ये घटना को बढ़ा चढ़ा के किया गया है। हम बिहारी हैं, हमारे बिहारी के साथ अस्मिता के साथ यदि कोई खेलता है तो हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं।
चाहे वो बिहार के हों, झारखंड के हों, उत्तर प्रदेश को हों, हम उसको अस्मिता के साथ नहीं खेल सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से भाजपा में माननीय विपक्ष के नेता भाजपा के जिस तरह से अफवाह किया, आज साबित हो गया कि वो जो अफवाह था वो गलत हो गया। जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है, हम लोगों ने तो बिहार सरकार में जब है तो केंद्र में जा कर के माननीय प्रधानमंत्री से हम मुलाकात किए, यहाँ डेलीगेशन में हम वहाँ भी मांग हुई। लेकिन देखिए, ये इसको आप इस एंगल से देखें कि विकास में जो भागीदारी है वो हम कैसे निर्धारित करेंगे। उसके लिए तो कोई मैकेनिज्म हो कि हम जिस वर्ग से हम यदि जातीय जनगणना करते हैं तो उसमें किस जात की कितनी आर्थिक रूप से उनकी हालत दिशा दशा कैसी है, तो हम उसके माध्यम से दशा भी देख रहे हैं। और ख़ास करके जातीय जनगणना होने से ये होगा कि हम विकास की दर में और तेज़ी लाएंगे। और विकास इसलिए ज़रूरी है कि हम जब तक ले समाज के अंतिम पंक्ति से जो जुड़े लोग हैं उनके आर्थिक हालात के अध्ययन नहीं करेंगे तो हम उनकी हिस्सेदारी कैसे देंगे। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के जो भूमिका रही है वो भी हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी अधिवेशन में भी उसके पहले आपको जो है उदयपुर चिंतन शिविर में भी ये इस बात का हुआ था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सर, एक सवाल है कि आपके बिहार, दक्षिणी बिहार बाढ़ में हर समय डूब जाता है। क्या आपके पास ठोस नीति है कि उस बाढ़ से हटाया जाए? देखिए, जहाँ तक हमारी नीति है उस नीति में आप देखिए कि हमारे बिहार सरकार ने गंगा जल को ला करके आज बोधगया में उसकी लेकिन उससे बाढ़ तो नहीं रुकेगा ना सर? आते हैं उस पॉइंट पर। बाढ़ का विभीषिका केवल अकेले बिहार के बूते नहीं है, इसमें बहुत सा केंद्र की ही भूमिका है। और जब तक ले केंद्र नहीं सहयोग करेगा हम बाढ़ के कैसे करेगा। हमारा तो बाढ़ का पाठ तो कहाँ से है, हिमालय से आता है। और हिमालय कहाँ है, नेपाल में। तो नेपाल के साथ आप देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भैंसा लूटन जो बराज बना है वो तो केंद्र सरकार का बनाया हुआ था ना। 1952 के आसपास बना था, या 100 हो सकता है कि इसके बाद में डेट में और ईयर हमको पूरी तरह नहीं है। लेकिन जब वो बना तो कुछ तो रोकथाम उसके माध्यम से हो रही ना। तो जब तक ले केंद्र और राज्य मिल के नहीं करेंगे रोकथाम तो किसी राज्य के लिए अकेले बूता नहीं है। हाँ, हम अपने लेवल पर जब बाढ़ आती है तो राहत सामग्री बांटना, जनता का सहयोग, उसके पहले जो है लघु सिंचाई विभाग मिल करके उसको बांध जहाँ पर मजबूत करना है उसको तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। लेकिन बिना केंद्र के सहयोग के, बिना किसी दूसरे राज्य के सहयोग के, बिना, चूँकि अंतर्राज्यीय मामला है, आप समझ सकते हैं, तो अंतर्राज्यीय मामला में तो सबका सहयोग के अपेक्षित है। लेकिन क्या वो जनता इंतजार करेंगे कि हमको केंद्र का सहयोग मिलेगा तो ही हम बाढ़ से छुटकारा? क्या वो दर्द आज आज़ाद होने के बाद भी वाला दर्द कब खत्म होगा? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा भी है। और प्राकृतिक आपदा जब तक ले जनता का, जब तक ले सरकार का, जब तक ले लोगों का, जब तक ले हम उसको नहीं करेंगे बड़े पैमाने पर, हम नहीं रोक पाए। ये प्राकृतिक आपदा है और कोई भी राज्य नहीं चाहेगी, कोई भी राज्य नहीं चाहेगी कि हमारे राज्य की जनता को हरासमेंट हो और प्राकृतिक आपदा में घिरे। सर, औरंगाबाद जो क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र के लिए क्या डेवलपमेंट हुआ आपके जब से आपने जीता चुनाव? देखिए, हमारे विधानसभा में मुख्यतः हम अपने मुंह से हम कभी भी थोड़ा बता दीजिए। आप मुंह से बता रहे हैं लेकिन वो पब्लिक में जाएगा। देखिए, आप हमारे के यहाँ अभी जो है लगभग 48 गो पुलिया बना है, जिसमें हम मुख्य तौर पर हमारे पिताजी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो वहाँ लगभग जो है 26 एडिशनल PSC दिया था और 2 रेफरल हॉस्पिटल। आप रेफरल हॉस्पिटल में जा कर के देखें कि सारे आधुनिकीकरण से लैस हैं। आप चले जाइए कजपा में नया भवन बना है, 1264 करोड़ का पुल बनवाए हैं। इसके बाद जो है पाका बांध पुल जो है 6 करोड़ के लागत से बना है। अभी हमारा जो है SH 101 आपको कुटुम्बा टू यहाँ रफ़ीगंज होते हुए वो निकलेगी, वो लगभग जो है 2200 करोड़ का योजना है। और GTSNY मुख्यमंत्री संपर्क पथ के माध्यम से 391 रोड का हमने सर्वे कराया, जिसमें हमको लगता है कि 90% रोड हमारा लगभग बन गया है।
चूँकि कोरोना काल के कारण और चूँकि सेक्रेटेरिएट में विभाग में थोड़ा घटना घट गई थी, आग उग लग गई थी, तो उसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन मुख्य बिंदु पर हम स्वास्थ्य, शिक्षा और आपको जो है सुगम पथ पर हमारा कंसंट्रेशन रहा है और जनता ने, कुटुंबा विधानसभा के जनता ने हमें दोबारे ज़्यादा मैंडेट से समर्थन दिया और मैं विकास में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अखबार में खबर आता है कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स उनको चीट पहुँचा रहे हैं। एजुकेशन में आप बोलते सुधार हुआ है, कब होगा बिहार का? देखिए आप पूरे आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा लेकिन जो मीडिया में आ रहा है सर उसी में हम कर रहे हैं। मीडिया में देखिए छोटी मोटी तो ये बात होती होगी, बच्चे हैं और उनका जो है, लेकिन क्या वो चीट मार के एक चीज़ आप देख लीजिए कि आईएएस में आप देख लें, आप आईटीआई में देख लें, आप रीजनल कोई भी अथी में देख लें, बिहार के बच्चे सब जगह टॉप कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे को पेरेंट्स देखिए, नहीं बच्चे अगर ही विधानसभा से, ठीक है, हम कहाँ बोल रहे हैं, हम की अच्छे हैं, लेकिन क्या वह बच्चे बिहार की एजुकेशन सिस्टम में अगर चीट पेरेंट्स पहुंचाते हैं तो क्या इसको क्या दिखाई? देखिए पेरेंट्स, क्या उसको रोका जा सकता है कि मेरे 4 बच्चे आईएएस निकाल लिए इसीलिए? ये विगत 4-5 वर्षों में तो ये शिकायतें हम बहुत नहीं मानते इसको, लेकिन पेरेंट्स भी बहुत होशियार हैं। देखिए हमारे के यहाँ क्या है, हमारे के यहाँ कृषि है थोड़ा बहुत, उसमें भी आधा दहाड़ है आधा सुखाड़ है, तो पेरेंट्स ये बात समझने लगे हैं कि हम अपना बच्चा का खेती कहो, बाड़ी कहो, पूंजी कहो, पगहा कहो, जो भी कहो वो है पढ़ाई, और बिना पढ़ाई बिना न दवाई मिलेगा न आगे उनकी बात होगी। लेकिन आप देखिए हमारे बिहार के लोग, पूरे देश में झारखंड के लोग भी, हमारा झारखंड अलग नहीं है, हम लोग कब आज भी मानते हैं कि मेरा भाई है, ठीक है, आज हम लोग बिहार में हैं तो झारखंड भी मेरा भाई है। तो ये बिहार और झारखंड के लोग के अस्तित्व क्या है, हम गरीबी में रहते हैं, लेकिन हम अपना खून पसीना में इतना कारगर हैं कि हम दूसरे राज्य को राज्य बनाएं, गुजरात को गुजरात बनाए, दिल्ली को दिल्ली बनाए। ये बिहारियों और जहाँ झारखंडियों और उत्तर प्रदेश के लोग मिल करके ये इसको सींचा है, किसी दूसरे की भूमिका नहीं है, ये भी देखने को हो सकता है। बिहार के एजुकेशन के बच्चे आज भी टैलेंट है, लेकिन कभी कभी वह दृश्य अगर देखने को मिलता है, सही में वह सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि वही बच्चे एक तरफ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और वही बच्चे और पेरेंट्स चीट का भी इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन यह सिस्टम है, आस्ते आस्ते सुधार होगा, लेकिन फिर भी बिहार अब वह बिहार नहीं रह गया। बिहार बहुत ही डेवलप किया है और आने वाले समय में यह राज्य उस राज्य की तुलना करेगा जिस राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ का है। लेकिन विधायक जी भी अपने क्षेत्र में लगातार काम किए हैं, हमको लगता है कि पुल और पुलिया का बौछार ला दिए। इस बार लोकसभा में कितने सांसद देंगे बिहार के तरफ से? देखिए लोकसभा में अभी जो गठबंधन है उसमें हम लोग देखिएगा आने वाला समय में मतलब हम आंकड़ा करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो स्थिति है, पिछले बार तो गठबंधन हमारा नहीं था, हम 7 दल लड़ने जा रहे हैं मिल के, और अबरी देखिएगा कि भाजपा वहाँ से जो है 2-4 सीट भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी। देखिए एकदम चैलेंज, अगर विपक्ष देखा जाए देश में एकता नहीं है, लेकिन बिहार वह उदाहरण पेश करेगा कि 7 दल एक साथ कंपटीशन करेंगे और 2024 का यह चुनाव बहुत कठिन है। और हमें लगता है कि विपक्ष या यूपीए यहाँ से लोकसभा का सांसद 2024 में अच्छा खासा देने वाला है। यह आकलन राजेश कुमार जी का है और हमें लगता है कि ये आकलन सही रहे, तभी जाकर लोकसभा का चुनाव मज़ा आएगा। आप देखते रहिए एडी लाइव, फिर किसी महान हस्ती से मिलते हैं, फिर किसी विषय में चर्चा करते हैं। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।